अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ हिना शौकत और मैं हूं आपकी क्लास 9 की केमिस्ट्री की टीचर। और आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा टॉपिक नंबर 3.2.3 विच इज़ आयोनाइजेशन एनर्जी। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने स्टार्ट किया हुआ है हमारा चैप्टर नंबर 3 और इस चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं हमारा टॉपिक नंबर 3.2 and so far we are done with two properties which are atomic size or atomic radius and shielding effect। और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक 3.2.3 which is ionization energy। सो सबसे पहले देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ। Ionization energy is the amount of energy required to remove the most loosely bound electron from the valence shell of an isolated gaseous atom। यानी कि अगर आपके पास एक आइसोलेटेड गैशियस एटम हो, अब आपको पता होना चाहिए कि आइसोलेटेड गैशियस एटम क्या है। सो आइसोलेटेड मतलब अलग और गैशियस मतलब अलग स्टेट में, यानी कि गैस की फॉर्म में। वी नो देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, तो उसमें से अगर एटम गैस फॉर्म में होगा तो ही ये डेफिनेशन एप्लीकेबल होगी। सो फॉर एग्जांपल अगर आप बात करें सोडियम की, तो सोडियम एक मेटल है और उसके सारे के सारे एटम्स कुछ इस तरह से एक दूसरे से ज्वाइन होते हैं। जी हाँ, इसको हम सोडियम का क्रिस्टल भी कह सकते हैं और मेटल्स का एक अलग से ही मेटालिक बॉन्ड होता है। अब अगर हमें ये देखना है कि सोडियम के आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेगा, सो हम इस स्टेट में बिल्कुल फाइंड नहीं कर सकते। उसके लिए हमें पहले सोडियम को एक आइसोलेटेड एटम की फॉर्म में अलग करना होगा। फॉर दैट पर्पस हम इसे कुछ एनर्जी प्रोवाइड करेंगे जिससे इस सोडियम मेटल के एटम आइसोलेट हो जाएंगे। मतलब हम कह सकते हैं कि जो एटम्स हैं वो गैशियस स्टेट में आ जाएंगे और इसके लिए एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ती है और इसे हम एनर्जी ऑफ एटोमाइजेशन भी कहते हैं, मतलब कन्वर्टिंग समथिंग इनटू एटम्स, क्योंकि हम जानते हैं कि एलिमेंट्स अलोन एटम्स की फॉर्म में स्टेबल नहीं होते। अब चलते हैं अपनी डेफिनेशन की तरफ, विच इज आयोनाइजेशन एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी, यानी कि ये कोई एनर्जी की वैल्यू होने वाली है। लेकिन कौन सी वैल्यू? जो कि रिक्वायर्ड होगी किस लिए? टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, मगर कहाँ से? फ्रॉम द वैलेंस शेल। वैलेंस शेल यानी कि आखिरी शेल किसी भी एटम का। सो आखिरी शेल में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी की अमाउंट रिक्वायर्ड है, दैट वुड बी कॉल्ड एज आयोनाइजेशन एनर्जी। अब अगर बात करें कि कितनी अमाउंट रिक्वायर्ड होगी, तो ये एलिमेंट टू एलिमेंट यानी कि उसके एटम टू एटम वेरी करेगा। लेकिन आपको यहाँ एक बात रिकॉल करनी है कि जब भी हम किसी एटम के आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे तो वो एटम नहीं रहेगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा एक और केमिकल स्पीशी में जिसको हम कहते हैं आयन। जी हाँ, एंड इफ द इलेक्ट्रॉन इज बीइंग लॉस्ट फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल, तो जो आयन पे चार्ज आएगा इट वुड बी पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कम हो जाएगा और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन का नंबर वही रहेगा, तो इसलिए हम उसे बोलेंगे पॉजिटिव आयन। और पॉजिटिव आयन के लिए टर्म यूज होती है कैटायन। अब हमने इसके नाम से कंफ्यूज नहीं करना, जैसे इट्स आयोनाइजेशन एनर्जी, तो हो सकता है आपके दिमाग में आए कि जब भी कोई भी आयन बनेगा तो उसकी एनर्जी आयोनाइजेशन एनर्जी ही होगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आयोनाइजेशन एनर्जी सिर्फ उस एनर्जी के लिए इस्तेमाल करते हैं विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन। यहाँ हम गेन की बात नहीं करेंगे। रिमूव इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब? कि अगर वो कैट आयन बनेगा। सो यहाँ ये पॉइंट तो क्लियर है कि आयोनाइजेशन एनर्जी तभी आएगी जब कहीं कोई कैटायन फॉर्म हो रहा है। लेकिन मैं आपको याद कराती चलूँ कि हमेशा एटम को स्टेबिलिटी के लिए सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करना होता, समटाइम्स उसको 2 या फिर 3 इलेक्ट्रॉन्स भी लूज करने होते हैं टू गेट स्टेबिलिटी। रिमेंबर आवर रूल ऑफ वैलेंसी, इफ an atom is having less than 4 electrons in its outermost shell, so it tends to lose electron। सो इसका मतलब है कि हम किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल से अगर एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं तो उसके बाद दूसरा भी कर सकते हैं और तीसरा भी कर सकते हैं। लेकिन क्या हमें हमेशा सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी? इसे डिस्कस करने के लिए हम चलते हैं अपने टाइप्स की तरफ। अगर हम देखें कि एक एटम के
बाहर वाले शेल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है और उसने वो एक ही इलेक्ट्रॉन लूज करके स्टेबल हो जाना है, सो वो होगी उसकी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। अगर डेफिनेशन की तरफ देखें, सो इफ देयर इज ओनली वन इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल, देन द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इट will be called as first ionization energy. For example, the best example, sodium. Sodium is having one electron in its outermost shell. Yes, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11 और अगर आप उसका स्ट्रक्चर देखें तो वो कुछ इस तरह से है, मतलब न्यूक्लियस इन द मिडल, 2 electrons in first shell, 8 electrons in the next shell and 1 electron in the last shell. The 1 electron would be the valence shell. और आयोनाइजेशन एनर्जी में वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन रिमूव करना होता है। सो अगर हम चाहते हैं कि सोडियम का वैलेंस शेल रिमूव हो जाए तो द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड इज 496 किलो जूल्स पर मोल। अब किलो जूल्स पर मोल क्या है? किलो जूल्स पर मोल इज द यूनिट विच इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट एनर्जी, यानी कि यहां बात हो रही है आयोनाइजेशन एनर्जी की। सो किलो जूल्स पर मोल होगा यूनिट फॉर आयोनाइजेशन एनर्जी। अब आप देख सकते हैं कि साथ लिखा है प्लस भी। सो प्लस शोज दैट दिस एनर्जी इज बीन एडेड, यानी कि ये एनर्जी दी गई है, दिस एनर्जी इज रिक्वायर्ड, यानी कि सोडियम के एटम ने ये एनर्जी गेन की और फिर अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया। अब चूंकि सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में तो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन था, तो उसकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी होगी वो सिर्फ एक ही होगी, यानी कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। उसको सिंपल आयोनाइजेशन एनर्जी भी कह सकते हैं, मगर इन केस ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स सिनेरियो थोड़ा डिफरेंट भी हो सकता है। अगर हम सोडियम की एग्जाम्पल को एक इक्वेशन की मदद से रिप्रेजेंट करें, सो हमें लिखना कैसे है? वी विल शो सोडियम एटम फर्स्ट, यानी कि Na, विच इज द सिंबल फॉर सोडियम, विदाउट एनी चार्ज ऑन इट, विदाउट एनीथिंग. Then we have to draw one arrow which shows the direction, and after the arrow you will write the ion of sodium, यानी कि Na और उसके टॉप राइट कॉर्नर पे प्लस चार्ज एंड प्लस E माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन, और चूंकि इसके साथ 1 2 3 कुछ नहीं लिखा तो इसका मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन। जैसा कि हमने अभी मिसाल में पढ़ा कि सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो हमें इस इक्वेशन की मदद से पढ़ना भी बहुत आसान है। That sodium, it is going to lose 1 electron and it will form 1 cation, जो कि होगा सोडियम का आयन। और साथ ही साथ आप एनर्जी शो कर सकते हैं डेल्टा H की फॉर्म में। जी हाँ, डेल्टा H शो करेगा कि कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड थी, एंड इट इज इक्वल टू प्लस 496 किलो जूल्स पर मोल। प्लस शो करता है कि ये रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी है। Why I am focusing on this plus sign, it would be very clear when we will study electron affinity, which is a kind of opposite property than ionization energy. तो ये तो हुई फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, और उन एलिमेंट्स के लिए, स्पेसिफिकली उन एटम्स के लिए जिनके आउटरमोस्ट शेल में एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है और उसको रिमूव करके वो स्टेबल हो जाते हैं। लेकिन हर वक्त इस तरह मुमकिन नहीं है। देयर आर फ्यू एटम्स जिनके आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और अकॉर्डिंग टू रूल वो उन 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करके स्टेबिलिटी लेंगे। जी हाँ, मिसाल लेते हैं हम मैग्नीशियम की। जैसा कि हम जानते हैं कि मैग्नीशियम ग्रुप 2 से बिलोंग करता है और मैग्नीशियम के आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं। सो अगर मैग्नीशियम के आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी भी वेरी कर सकती है। जैसे कि अगर मैग्नीशियम के आउटरमोस्ट शेल से हम एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, पहला इलेक्ट्रॉन, सो वो होगी उसकी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, यानी कि मैग्नीशियम विल बी कन्वर्टेड इनटू मैग्नीशियम आयन प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। सो उसमें जो एनर्जी आपको देनी है, द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी, दिस इज द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, एंड इफ वी लुक एट द वैल्यू ऑफ इट, इट इज 738 किलो जूल्स पर मोल। लेकिन हमें पता है कि मैग्नीशियम एक एटम लूज करके स्टेबल नहीं होगा, सो उसे स्टेबिलिटी के लिए एक और इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ता है। सो जब मैग्नीशियम आयन, नाउ वी कैन नॉट से इट एज एटम एनी मोर बिकॉज इट ऑलरेडी हैव चार्ज ऑन इट। सो अब हम बात करेंगे मैग्नीशियम आयन की, यानी कि Mg+। अब इस आयन ने लूज करना है अपना एक और इलेक्ट्रॉन टू गेट स्टेबिलिटी। सो जब मैग्नीशियम अपना एक और इलेक्ट्रॉन लूज करेगा
सो आप सोच के बताएं मुझे, क्या सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी? क्या दूसरा इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए भी उतनी ही एनर्जी रिक्वायर्ड होगी? यकीनन नहीं, क्योंकि न्यूक्लियस का चार्ज अब ज्यादा है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन तो पहले ही एक कम हो गया, सो न्यूक्लियस की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन्स वो बढ़ चुकी होगी। सो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। सो इसलिए अमाउंट ऑफ एनर्जी वुड बी इंक्रीज्ड। जी हाँ, इन केस ऑफ मैग्नीशियम, अगर आप मैग्नीशियम आयन में से एक और इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं, यानी कि मैग्नीशियम को 2+ में कन्वर्ट करते हैं, तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है वो है 1450 किलो जूल्स पर मोल, which is almost double of the first ionization energy. So if we look at the definition of second ionization energy, so it is the amount of energy required to remove second electron. अब second का word यहाँ important है, second ionization energy, तो second का word from the valence shell of an isolated gaseous monopositive ion. यानी कि मोनोपॉजिटिव आयन में से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है, इट इज कॉल्ड एज सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। अब अगर बात करें किसी ऐसे एटम के बारे में जिसके आउटर मोस्ट शेल में है 3 इलेक्ट्रॉन्स, तो जाहिर है उसके तीसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, इट वुड बी आर थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। सो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव थर्ड इलेक्ट्रॉन from the valence shell of an isolated gaseous dipositive ion is called as third ionization energy। यानी कि तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अगर एनर्जी यूज हो रही है तो वो होगी थर्ड। और यकीनन अब इतना तो गैस आप कर ही चुके हैं कि थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी सेकेंड वाली से भी बहुत ज्यादा होने वाली है। सो ये तो हुई आयोनाइजेशन एनर्जी और उसकी टाइप्स क्या हो सकती हैं और उसकी अमाउंट कैसे बढ़ सकती है। अब हमारे इस टॉपिक का दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि है ट्रेंड ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। जब भी हम कोई प्रॉपर्टी स्टडी करते हैं तो हमें उसकी पीरियोडिसिटी भी स्टडी करनी है, यानी कि अलोंग द ग्रुप और अलोंग द पीरियड उसका ट्रेंड भी स्टडी करना है। सो सबसे पहले देख लेते हैं ट्रेंड इन पीरियड। सो इफ वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, द वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस। यानी कि अगर हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज कर जाती है। अब ये तो स्टेटमेंट हुई, तो इसकी रीजन क्या होगी? सो रीजन इज बिकॉज ऑफ द साइज ऑफ एटम्स। यस, साइज ऑफ एटम इज रिड्यूस्ड अलोंग द पीरियड। हम जानते हैं कि जैसे जैसे हम पीरियड में आगे मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन का नंबर ऐड होता जाता है और प्रोटॉन का नंबर भी ऐड होता जाता है और न्यूक्लियस पे ओवरऑल चार्ज इंक्रीज हो जाता है। सो उस इंक्रीज्ड चार्ज की वजह से न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा फोर्स से अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिससे एटॉमिक साइज में कमी हो जाती है। सो जब एटॉमिक साइज कम होगा तो उससे क्या होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी की जो वैल्यू है वो इंक्रीज करेगी, यानी इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट टू रिमूव इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द वैलेंस शेल। अब चलते हैं हमारी आयोनाइजेशन एनर्जी के ट्रेंड इन ग्रुप की तरफ। सो अगर हम ग्रुप की बात करें तो आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ द एलिमेंट्स इट डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। जब हमने ग्रुप का ट्रेंड पढ़ना है तो हम उसे टॉप टू बॉटम पढ़ते हैं। सो आयोनाइजेशन एनर्जी टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती है। अब उसकी भी रीजन देख लेते हैं। वी नो दैट व्हेन एलिमेंट्स वी आर लुकिंग एट देम इन ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम। सो जैसे ही हम एक पीरियड से अगले पीरियड में शिफ्ट करते हैं तो होता क्या है, होता यह है कि उसमें नंबर ऑफ शेल्स भी इंक्रीज करते हैं, और जब नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करेंगे तो मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी इंक्रीज करेंगे। तो जो वैलेंस शेल है उसकी जो एक्सपीरियंस करने की कैपेसिटी है फोर्स ऑफ न्यूक्लियर चार्ज वो थोड़ी कम हो जाएगी, यानी कि न्यूक्लियर चार्ज वैलेंस शेल को उतना अच्छी तरह अट्रैक्ट नहीं कर सकेगा, जिसकी वजह से बहुत आसान होगा वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन्स का निकल जाना। तो अगर आसान है वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन का निकलना तो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इट वुड बी डिक्रीज्ड। अभी हम देख लेते हैं इस ग्रुप के ट्रेंड के साथ। जैसा कि ये हमारे पास फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम।
अगर हम देखें इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू की तरफ, सो इट स्टार्ट्स विद 520 एंड इट एंड्स ऑन 377, यानी कि टॉप टू बॉटम ये क्या हो रही है, ये डिक्रीज हो रही है। इसी तरह अगर आप न्यूमेरिकल वैल्यूज चेक करते हैं इन पीरियड, तो अगर हम सेकेंड पीरियड की बात करें विच स्टार्ट्स विद लिथियम एंड इट एंड्स ऑन नियॉन, सो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू स्टार्ट होती है 520 से and it goes till 2080, which is a bigger value. It means that ionization energy is increasing from left to right. But एक छोटी सी बात यहाँ करती चलो, यहाँ थोड़ी सी एबनॉर्मेलिटीज भी हो सकती हैं, और वो एबनॉर्मेलिटीज आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं बोरॉन एटम की पोजीशन पे। लुक एट बोरॉन, आपको बेरिलियम के बाद अचानक बोरॉन की आयोनाइजेशन एनर्जी थोड़ी सी कम नजर आएगी। इसी तरह अगर आप बात करें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन की भी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू थोड़ी सी कम नजर आएगी। लेकिन आपको एक जनरल ट्रेंड लर्न करना है। ये एबनॉर्मेलिटीज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द सबशेल की वजह से होती हैं, जिसको आप हायर क्लासेस में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो ओवर हियर इन दिस क्लास व्हाट यू हैव टू डू, you just have to learn the general trends along the period and along the group, but you can mention that yes, there are some abnormalities. So students, आज के इस लेक्चर में हमने देखा कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है और इसकी मुख्तलिफ टाइप्स क्या हैं। साथ ही साथ हमने स्टडी किए ट्रेंड्स ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी अलॉन्ग द पीरियड एंड अलॉन्ग द ग्रुप, जो कि उम्मीद है कि आपको समझ आए होंगे। हम अपने आने वाले लेक्चर्स में इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।